नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखनऊ में सीएम योगी ने बाल पोषण माह की शुरुआत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कुछ गर्भवती महिलाओं का सम्मान भी हुआ तो बच्चों को सीएम योगी ने दुलार भी किया। सीएम योगी ने कहा कि कुपोषण को जड़ से खत्म करना है, इसके लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने महिला एवं बाल पुष्टाहार विभाग के 91 CPDO को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। अलीगढ़ को पीएम मोदी स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी कल अलीगढ़ जाएंगे और पीएम के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी सरकार ने 2019 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। अब हमारी सरकार ने तय किया है, जमीन भी सरकार देगी, पैसा भी सरकार देगी और नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का होगा। विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर हम अलीगढ़ में बनाने जा रहे हैं। एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाएंगे। 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। वहीं कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर 1 घंटे का दौरा करेंगे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि 2007 में ब्राह्मणों ने अपना वोट और समर्थन देकर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब 2022 में फिर से ब्राह्मण समाज उसी तर्ज पर बीएसपी को समर्थन देकर फिर से बहुमत की सरकार बनाए। मायावती ने कहा कि मेरा वादा है कि सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को पहले की तरह पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर झूठे वादे करके ब्राह्मण समाज के साथ छल करने का आरोप लगाया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार स्मारक और पार्क बनाने को लेकर विरोधियों के निशाने पर रही। इसलिए मायावती ने लखनऊ में हुए बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि जब 2022 में उनकी सरकार बनेगी तो वो कोई भी पार्क और स्मारक नहीं बनवाएंगी। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगी और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगी। मायावती ने कहा कि पिछली सरकारों में उन्होंने बहुत से पार्क और स्मारक और मूर्तियों का निर्माण कराया है, इसलिए अब वो पार्क और स्मारक और मूर्तियों का निर्माण नहीं कराएंगी। कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। जहां आज लखनऊ में ओवैसी ने माफिया डॉन अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को एआईएमआईएम में शामिल करवाया। वहीं अयोध्या की रुदौली में पहुंचकर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे मुसलमान कहीं हैं तो यूपी में ही हैं और आज यूपी में मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। मुसलमानों ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की सरकार बनाई थी और सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर वोट देने के चलते मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाबा के पास
सिर्फ नाम बदलकर काम करने का फॉर्मूला है। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमान को लेकर बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि जिसका ईमान है वो मुस्लिम है, सुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता, वो मुसलमान नहीं है जो देश का विरोध करते हैं, वो सब आस्तीन के सांप हैं। सांसद साक्षी ने कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गीत गाते हैं, ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमानों का भी है, लेकिन मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि ये देश उनका है। भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम गीत गाना पड़ेगा। इसके साथ ये भी कहा यह नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। जो लोग ऐसा करेंगे कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। मुस्लिम वो है जिसका ईमान मुस्लिम है, सुन्नत मुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो अब्दुल कलाम साहब भी थे, मुसलमान तो अशफाकुल्लाह भी था, मुसलमान वो तो हंसते से देश के लिए कुर्बान हो गए थे। मैं विरोध करता हूँ उन लोगों का जो देश का विरोध करते हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गीत गाते हैं, ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। संजय निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात की। इससे कुछ दिन पहले भी संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद संजय निषाद ने कहा है कि सामाजिक मुद्दों सहित आरक्षण और 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। हमारे सामाजिक मुद्दे आरक्षण है, मतलब रोजी रोटी जो छीन ली थी सपा बसपा ने, कांग्रेस ने वो वापसी का था। हमारा राजनीतिक मुद्दा आरक्षण का था, और सीट और जीत 2022 में कैसे हम किन सीटों पर जीत सकते हैं और सीट पर हम लड़कर जीत सकते हैं, क्योंकि अभी नया दल है और हम लोग जीतने के लिए 2022 में सरकार बनाने के बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड केस को लेकर बनाई गई एसआईटी की टीम से दूसरे दिन भी अथॉरिटी में डेरा डाले हुए है। आज एसआईटी टीम के सामने अथॉरिटी ने साल 2004 से 2007 के बीच हुई अनियमितताओं को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया और ट्विन टावर निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही को भी एसआईटी के सामने रखा गया। इस दौरान एसआईटी टीम के चारों सदस्य सीईओ, दोनों एसीईओ और जीएम प्लानिंग बोर्ड रूम में मौजूद रहे। एसआईटी टीम दूसरे विभागों के डाटा भी खंगालने में जुटी हुई है। प्रेजेंटेशन के आधार पर एसआईटी टीम डाटा इकट्ठा कर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक के दोनों ही टावरों को 3 महीने के भीतर गिराने को कहा गया है। आने वाले 1 से 2 दिन और नोएडा अथॉरिटी में ही और नोएडा में ही रहने वाली एसआईटी की टीम पूरी तरीके से जांच करेगी और जरूरत पड़ी तो जहां पर ये ट्विन टावर बने हुए हैं वहां का भी निरीक्षण किया जा सकता है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कानपुर में नौबस्ता इलाके में यातायात पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई है, जहां ऑनलाइन ई चालान सिस्टम के तहत एक कार चालक का चालान काट दिया गया। अजीब बात यह है कि कार चालक का चालान बिना हेलमेट कार चलाने को लेकर काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस के इस अजीबोगरीब कारनामे के बाद 1000 रुपए के चालान का मैसेज जब युवक के मोबाइल पर आया तो वो भौचक्का रह गया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई के बाद से कार चालक अब कार में हेलमेट लगाकर चल रहा है, क्योंकि युवक को डर है कि कहीं पुलिस फिर से बिना हेलमेट कार चलाने में उसका चालान न कर दे। मेरा 10 दिन के अंदर 2 चालान काटे हैं। पहला काट दिया है हेलमेट पे, कार दिख रही है साफ साफ, हेलमेट पे चालान काट दिया है। दूसरा काट दिया नो पार्किंग में, जिसमें मेरी गाड़ी नहीं है, ऑटो है। इस व्यक्ति के 1 महीने में 2 चालान हुए, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि वो कार में भी हेलमेट लगा के चल रहा है। इसका ये कहना है कि 1 महीने में 2 चालान, कार में हेलमेट का और कार में ऑटो का चालान। इस चालान के बाद से ये कहने पर मजबूर हो गया, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, सोचा नहीं आपने, हद कर दी आपने। कन्नौज से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहाँ तालग्राम के ताहापुर गांव के पास एक दूध का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद वहां ग्रामीणों में दूध की लूट मच गई। आसपास के लोग अपने बर्तन लेकर वहां से दूध लूटने पहुंच गए। टैंकर पलटते ही इस तरह से दूध की लूट मचने का ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर दूध की लूट करने में वहां पर लगे रहे। बच्चे बाल्टी लेकर के दूध को इकट्ठा करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और काफी देर तक ये दूध की लूट वहां पर मची रही।
टैंकर के पलटने के बाद जैसे ही अफरा तफरी मची, आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए और टैंकर से निकल रहे दूध को अपनी अपनी बाल्टियों में जिसको जो भी मिला उसमें वो दूध भरता हुआ दिखा। गाजियाबाद में महिलाओं को चाकू मारने वाले आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सिरपरा अकेली महिला को देखते ही उस पर चाकू से हमला कर देता था और फरार हो जाता था। आरोपी ने अभी कुछ दिन पहले ही लगातार 2 महिलाओं पर चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया था। इसके बाद इसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक सोनू की शादी 2014 में हुई थी और शादी के 1 महीने बाद ही इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई थी। पुलिस का मानना है कि सोनू कुंठित हो गया था। पुलिस के मुताबिक यही कारण निकल कर आ रहा है। इसके चलते सोनू इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। लिंक रोड थाना क्षेत्र में महाराजपुर गांव में पिछले 2 तारीख को 2 सितंबर और 3 सितंबर को लगातार 2 दिन एक सिरफिरे हमलावर ने महिला पे जो अकेली घर में सो रही थी उस पर चाकू से हमला किया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके लगातार हम लोग उस हमलावर को ढूंढ रहे थे और पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम और लिंक रोड थाना क्षेत्र की टीम ने उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी एमएलए सुरेंद्र मैथानी के घर के बाहर गोली चली है। सुरेंद्र मैथानी के घर के बाहर गोली चली है। बीजेपी नेता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली है। नेता के ड्राइवर को गोली लगी है। पैर में गोली लगने से ड्राइवर घायल हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कानपुर से। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।